Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Asadullah, subject specialist in physics at DPS and Inter College Sahiwal. I welcome you all to our digital classes. Let's start our today's lesson. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि ग्रेविटी का आइडिया किसने पेश किया और उसके बाद मजीद इस पे काम कैसे हुआ। द फर्स्ट मैन हु केम अप विद द आइडिया ऑफ ग्रेविटी वाज आइजक न्यूटन। ग्रेविटी का आइडिया सबसे पहले आइजक न्यूटन ने दिया। इट वाज एन इवनिंग ऑफ 1665 व्हेन ही वाज ट्राइंग टू सॉल्व द मिस्ट्री व्हाई प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। 1665 में एक शाम वो इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा था कि जो सयारे हैं वो सूरज की रिवॉल्व क्यों करते हैं। सडनली एन एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। वो जिस दरख्त के नीचे बैठ के इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा था वो दरख्त एप्पल का था। अचानक एक एप्पल उसके सर पे गिरा और उसके बाद क्या हुआ? द आइडिया ऑफ ग्रेविटी फ्लैश इन हिज माइंड। जैसे सेब उसके सर पे गिरा उसके जहन में ग्रेविटी का आइडिया आया। ही डिस्कवर्ड नॉट ओनली द कॉज ऑफ फॉलिंग एप्पल बट आल्सो द कॉज दैट मेक्स द प्लैनेट्स टू इवॉल्व अराउंड द सन एंड द मून अराउंड द अर्थ। जैसे सेब उसके सर पे गिरा एक तो उसके जहन में आइडिया आया ग्रेविटी का। उसने ना सिर्फ ये दरियाफ्त किया कि एप्पल जमीन पे किस वजह से गिरा बल्कि उसने ये भी दरियाफ्त कर लिया कि प्लैनेट्स सन की गिर्द रिवॉल्व करते हैं तो वो किस वजह से करते हैं, और ये भी वजह दरियाफ्त कर ली कि जो चांद है वो जमीन की गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो उसके रिवॉल्व करने की वजह क्या है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशंस न्यूटन कंक्लूडेड दैट the force which causes an apple to fall on the earth and the force which keeps the moon in its orbit are of the same nature. न्यूटन ने अपने ऑब्जर्वेशन की बेस पे ये नतीजा निकाला कि वो फोर्स जो एप्पल को ज़मीन पे गिराती है और वो फोर्स जिसकी वजह से चांद ज़मीन के गिर्द एक मखसूस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ज़मीन के गिर्द, इन दोनों फोर्सेस की नेचर सेम है। He further concluded that there exists a force due to which every body of the universe attracts every other body. उसने मजीद ये नतीजा निकाला कि एक फोर्स पाई जाती है जिसकी वजह से कायनात की हर चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। He named this force the force of gravitation. उसने इस फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया, यानी ऐसी फोर्स जिसकी वजह से कायनात की हर चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को नाम देते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का। न्यूटन ने ग्रेविटी का आइडिया पेश किया। उसी आइडिया को मद्देनजर रखते हुए एक लॉ बनाया गया जिसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। ये लॉ हमें बताता है कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है तो कितनी फोर्स से कर रही है, और अगर उनके दरमियान फासले को बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो उनके दरमियान पैदा होने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पे क्या असर पड़ेगा। तो इसकी स्टेटमेंट है एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers. जो भी दो बॉडीज हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी, यानी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और वो फोर्स कैसी होगी? उन दो बॉडीज के दरमियान जो फोर्स लग रही है वो उनके मैसेज की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मैसेज m1 and m2. The distance between the centers of masses is d as shown in figure 5.1. दो मैसेज हैं m1 और m2 और इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस d है। इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी, यानी दोनों मैसेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। m1 m2 पे फोर्स लगा रहा है जिसकी मैग्नीट्यूड f है, और m2 भी m1 पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड भी f है।
लेकिन इस फोर्स की डायरेक्शन m1 की तरफ से लगाई जाने वाली फोर्स के ऑपोजिट है, तो इस वजह से इस फोर्स के साथ माइनस का साइन आएगा, जो ये शो कर रहा है कि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे की ऑपोजिट है। दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। According to the law of gravitation, the gravitational force of attraction F, with which the two masses m1 and m2 separated by a distance d attract each other is given by। अब हम मैथमेटिकली देखते हैं कि हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से फोर्स और मैसेज और डिस्टेंस के दरमियान रिलेशन को किस तरह लिख सकते हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि दो बॉडीज के दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो उनकी मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर m1 और m2 है तो इनके मैसेज की प्रोडक्ट m1 इंटू m2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। यानी जितनी ये ज्यादा प्रोडक्ट होगी उतनी ही इन मैसेज के दरमियान प्रोड्यूस होने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी। अगर इन दोनों मैसेज में से किसी एक की भी वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो ये प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगी, ये प्रोडक्ट ज्यादा हुई तो इनके दरमियान प्रोड्यूस होने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी ज्यादा हो जाएगी। और दूसरी बात कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दो मैसेज के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती। यानी दोनों बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस अगर इंक्रीज होता जाएगा तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, वो कम होती जाएगी। अगर ये डिस्टेंस इन दो मैसेज के दरमियान कम होता जाएगा, यानी दोनों मैसेज एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, तो उन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो ज्यादा हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं, यानी F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 ओवर डी स्क्वेयर। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करते हैं तो इक्वलिटी का साइन आता है और साथ में कांस्टेंट आता है, तो कैपिटल जी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, F इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू m1 m2 ओवर d square. Here capital G is the proportionality constant. It is called the universal constant of gravitation. Force of gravitation के फॉर्मूले में कैपिटल G proportionality constant है और इस constant को नाम देते हैं universal constant of gravitation. Its value is same everywhere. इसकी वैल्यू हर जगह पे सेम होगी। चूंकि ये कांस्टेंट है तो अगर हम प्लेनेट अर्थ पे लेके फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू सेम होगी। अगर किसी और प्लेनेट पे चले जाएं तो कैपिटल जी की वैल्यू सेम रहेगी। इन SI यूनिट्स दिस वैल्यू इज 6.673 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। किसी जगह पे भी दो बॉडीज के दरमियान हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करना चाहते हैं तो फॉर्मूले के अंदर कैपिटल जी की वैल्यू हर जगह पे यही रहेगी। Due to small value of g, the gravitational force of attraction between objects around us is very small and we do not feel it. Law of gravitation कहता है कि कायनात के अंदर हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। जब हम दो मैसेज के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करते हैं तो हम देखते हैं कि कैपिटल जी की स्मॉलर वैल्यू की वजह से दो बॉडीज के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बहुत कम आती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बहुत कम होने की वजह से हम दो बॉडीज के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को फील नहीं कर पाते। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू इतनी छोटी है, जब हम F की वैल्यू निकालते हैं फॉर्मूले की मदद से तो वो इतनी थोड़ी आती है हम उसको फील नहीं कर सकते। सिंस द मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज इट अट्रैक्ट्स नियर बाई ऑब्जेक्ट्स विद अ सिग्निफिकेंट फोर्स। अगर हम अर्थ और किसी और ऑब्जेक्ट के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को कैलकुलेट करें फॉर्मूले की मदद से तो ज़मीन का मास बहुत ज़्यादा है। ज़मीन का मास बहुत ज़्यादा होने की वजह से ज़मीन दूसरे ऑब्जेक्ट को एक सिग्निफिकेंट फोर्स से अपनी तरफ खींच रही होती है। दूसरा ऑब्जेक्ट भी खींच रहा होता है ज़मीन को, लेकिन ज़मीन का मास उस ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो ज़मीन को नहीं खींच पाता। लेकिन उस ऑब्जेक्ट का मास ज़मीन के मुकाबले में बहुत कम है, इस वजह से जमीन उसको अपनी तरफ खींच लेती है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ is the result of gravitational force of attraction
between the earth and the object. जमीन के सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट उस पे लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। अगर जमीन के सरफेस से सर्टन हाइट पे एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जमीन पे फोर्स लगा रहा है और जमीन पे उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगा रही है। इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से इस ऑब्जेक्ट का जमीन पे कुछ ना कुछ वेट होगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम देखेंगे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या कंसिस्टेंसी है, इनमें क्या मुमासलत है। It is to be noted that mass m1 attracts m2 towards it with the force F, while mass m2 attracts m1 towards it with the force of the same magnitude F but in opposite direction. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक mass m1 है, दूसरा mass m2 है। mass m1 m2 पे एक फोर्स लगा रहा है जिसकी मैग्नीट्यूड F है, और इसके रिएक्शन में m2 m1 पे एक फोर्स लगा रहा है जिसकी मैग्नीट्यूड F है, लेकिन इस फोर्स के डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है, इसी वजह से इसके साथ माइनस का साइन आया है। If the force acting on m1 is considered as action, then the force acting on m2 will be the reaction. अगर m1 पे लगने वाली फोर्स को हम एक्शन कंसिडर कर लेते हैं तो m1 की वजह से m2 पे जो फोर्स लग रही है उसको हम नाम देंगे रिएक्शन का। The action and reaction due to the force of gravitation are equal in magnitude but opposite in direction. दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है, यानी m1 m2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो भी F है, और m2 m1 पे जो फोर्स लगा रहा है वो भी F है, लेकिन इस फोर्स के साथ माइनस का साइन आया है क्योंकि ये इस फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। This is consistent with Newton's third law of motion, which states to every action there is always an equal but opposite reaction. तो इससे पता चला कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ के साथ कंसिस्टेंट है, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ के साथ मुमासलत रखता है, जिसके मुताबिक हर एक्शन का रिएक्शन होता है जिसकी मैग्नीट्यूड सेम होती है लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक्स को समराइज कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कायनात में हर चीज दूसरी चीज को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रही होती है, जिसको हम नाम देते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का। फिर हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा कि अगर हम दो बॉडीज के दरमियान लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को मैथमेटिकली देखना चाहें तो उसके लिए हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया, जिसके मुताबिक दो बॉडीज के दरमियान लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उनके मैसेज की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फिर हमने फाइनल फार्मूला निकाला, F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m1 m2 ओवर डी स्क्वायर, और कैपिटल G इस फॉर्मूले में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, और इसकी वैल्यू हर जगह पे सेम रहती है, यानी 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और ये वैल्यू हर जगह पे सेम रहती है। ये वैल्यू इतनी छोटी है कि हम अपने इर्द गिर्द दो बॉडीज के दरमियान लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को फील नहीं कर पाते, लेकिन जमीन का मैस बहुत ज्यादा है, इस वजह से जमीन हर बॉडी को अपनी तरफ सिग्निफिकेंट फोर्स से खींच रही होती है। फिर हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ के दरमियान रिलेशन देखा, तो हमें यह पता चला कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ से कंसिस्टेंट है, यानी दोनों के दरमियान मुमासलत पाई जाती है। नेक्स्ट होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट के लिए एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू फर्स्ट ऑप्शन स्मॉल बॉडीज ओनली, बी ऑप्शन प्लांट्स ओनली, सी ऑप्शन ऑल बॉडीज irrespective of their size, D option for solar system. Second MCQ है the gravitational force between two objects is F. If masses of both the objects are half without altering the distance between them, then the gravitational force would become A option F by 4,
B option F by 2, C option F or D option 2F. Third MCQ है the distance between two bodies become 6 times more than the usual distance, then the F becomes first option 36 times, B option 6 times, C option 12 times, and D option 1 over 36 times.